अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह पंजाब में मोहसिन नकवी इम्पोर्टेड सरकार का सहूलतकार बना हुआ है और सियासी इंतकाम के लिए नून लीग इसे इस्तेमाल कर रही है, बिल्कुल इसी तरह KPK की निगरान हुकूमत को JUI मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी इस्तेमाल कर रही है और सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। इस पर मेहर बुखारी ने मौलवी डीजल के चेले हमदुल्ला को शो में बुलाकर खूब क्लास लगाई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर पहल बहुत सी कंडोलेंसेस, माजरत, अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे। बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बदकिस्मती से सर हालात जिस डगर पे निकल चुके हैं, ये किसी को ठोस यकीन नहीं है कि रियासत जो है वो इस अफरीद पे अबूर पाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है और एक पॉलिसी रखती है, और इसके अब सबसे बड़े पैमाने पर अभी आप लोग खुद निशाना बने। दाइश ने तो जिम्मेदारी कबूल की है, आपका नजरियाती भी बहुत बड़ा एक डिवाइड भी रहा है दाइश से फॉर वट एवर रीजन। सर मेरा मसला भी ये है कि इलेक्शन सर पे खड़े हैं और अगर ये तूल पकड़ गया मामला, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो अभी झगड़ा साहब भी कह रहे थे कि ये एक जगह तक तो महदूद नहीं रहता, पूरे मुल्क में फैलता है, काबू करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिसके अंदर आपकी लोगों की नुमाइंदगी भी है, केयर टेकर सेटअप, वो लग नहीं रहा कि इसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है, ना उसकी तरजीहात में से। देखिए ये कंट्रोल कब तक आप नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये तो 20 साल 23 साल से ये सिलसिला शुरू है 9/11 के बाद। ये जंग किसने मुसल्लत की? ये किसकी जंग थी? 80-90 हज़ार लोग रुकमे अजल बने, $100 अरब आपका नुकसान हुआ। ये बाढ़ जो लगाया गया है वहाँ से कैसे वो क्रॉस करके यहाँ पहुँचे, ये खुदकुश, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का। लेकिन मैं तो सवाल उठाता हूँ ना। आपका काम अभी सवाल उठाना है, मेरा काम है। आप लोग PDM का हिस्सा हैं, आप लोग हुकूमतों में निगरान सेटअप में आपकी नुमाइंदगी है। सर मैंने आज एक लिस्ट तैयार की, IG पुलिस जो है सर, आप उनसे पूछे जाकर, गवर्नर बैठे हैं आपके, अल्हम्दुलिल्लाह 10 नुमाइंदे आपके केयर टेकर सेटअप के अंदर बैठे हैं, आप उनसे बंदा जाके पूछे, क्या एक भी सिंगल पार्लियामेंटेरियन नहीं है तहरीक इंसाफ का जो या तो जेल में नहीं है, या तो छुपा हुआ नहीं है, या तो उसके ऊपर केसेस नहीं बने हुए, या तो कांस्टेंट रेडें नहीं हो रही उसके घर के ऊपर, या तो उसको फिर कोई धमकी है या कोई थ्रेट नहीं है कि उसको जेल डाल दिया जाएगा? रोज बरोज हम नाम देख रहे हैं, धराधर लोगों को उठाया जा रहा है। ये प्रायोरिटी है अभी हुकूमत की? नहीं, मैं पहले इसकी वजाहत कर दूं। केयर टेकर हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, ये जो है कि हुकूमत नाम की एक बात। दूसरी बात ये कि निगरान वज़ीर आला ये अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी, महमूद खान जो साबिक़ा वज़ीर आला थे, ये उनकी चॉइस है, ये जमीयत उलमा इस्लाम की चॉइस है। वो खुद तो न्यूट्रल है, नीचे जो काबीना भरी हुई है मसला उससे है। अब मैं सवाल पूछता हूँ कि वहाँ क्या चौकीदारी मौलाना फजलुर रहमान साहब करे या फिर हमदुल्ला करे? JUI की वर्कर्स कन्वेंशन को सिक्योरिटी देना ये किसकी जिम्मेदारी है? मेरे अंसारुल इस्लाम के रजाकार हैं, 2 दर्जन से ज्यादा वो शहीद हो गए, उसके पास वो मामूली फ्रंट लाइन, आपकी फ्रंट लाइन पुलिस होती है ना, पुलिस को मैंने आपको बता दिया किन कामों में मसरूफ है। अगर आपका गिला इदारे से है, फाजे पाकिस्तान से, वो आप बराह रास्त पिकअप करें उनसे। मगर सर जो 90 दिन की मेहमान हुकूमत थी वो 190 दिन के ऊपर टपरी हो जा रही है। उसमें गवर्नर आपका, उसके अंदर 9 बंदे आपके जो आपकी सियासी जमात से वाबस्तगी है। सर पिछले 2 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा और ANP के आपके शाहिद खटक साहब ने इस्तीफा दे दिया, उनकी पोलिटिकल वाबस्तगी यहाँ हो गई। अब मैं आपके सामने लिस्ट रखती हूँ सर, ये बड़ी वाज़ेह लिस्ट है आपके नॉमिनीज की। मंजूर अफरीदी हैं इस निगरान सेटअप के अंदर, मौलाना फजलुर रहमान के करीबी हैं, रहमत सलाम खटक हैं, आप पब्लिकली वो शुक्रिया अदा कर चुके हैं मौलाना साहब का अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। डॉक्टर रियाज अनवर साहब हैं, अकरम दुरानी साहब के बड़े करीबी हैं। अकरम दुरानी साहब खुद माने जा रहे हैं कि डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, हयाताबाद के अंदर बैठ के तमाम तरह अहकामात जो हैं उधर से सादिर कर रहे हैं। हामिद शाह साहब हैं, साबिक JUI फे के MNA हैं, आप बड़े करीबी हैं अकरम दुरानी साहब से। फिर सवल नज़ीर एडवोकेट हैं, अकरम दुरानी साहब के बेटे जाहिद अकरम दुरानी के करीबी रिश्तेदार हैं। बख्त नवाज हैं, ये भी साहबजादे हैं JUI फे के MNA आलम ज़ेब खान के। अब्दुल हलीम कसूरिया हैं, ये भी साबिक MPA जो एसोसिएटेड हैं JUI फे से और करीबी हैं मौलाना के, वो हैं। साथ फजल इलाही साहब हैं, ये आपके पाइप फैक्ट्री के बड़े ओनर हैं, ये भी आपके गवर्नर साहब के बड़े करीबी हैं। गुलाम अली साहब के मलिक महर इलाही हैं, वो एक और बड़े कारोबारी शख्सियत हैं, वो उनके भी गुलाम अली साहब से बड़े करीबी वाबस्तगी है, इस लेवल तक के वो रिपोर्ट होती आई है और ना वो उससे इंकारी है। कौन सी केयर टेकर, कौन सी आजादाना और न्यूट्रल केयर टेकर? मेरी बात सुनिए। देखिए जिसने भी ये लिस्ट आपको हाथ में थमा के लिया है या आपने खुद रिसर्च किया है, ये हो सकता है किसी के साथ किसी का ज़ाती रिलेशनशिप हो, किसी ताल्लुक हो, वो वज़ीर बना हो, वो मुशीर बना हो, जो निगरान वज़ीर हो। इसकी बुनियाद पर आप किसी को ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं कि इसका ताल्लुक पुरानी पार्टी से है। मेरा ज़ाती दोस्त होगा एक बंदा,
لیکن وہ نگراں وزیر بنا. آپ کا کوئی ذاتی دوست ہوگا, وہ نگراں وزیر بن گیا, لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ بھی انکر ہے. اب یہ جواب آپ دیں گے, آپ یہی جواب دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عبوری حکومت ہے, غیر جانبدار حکومت ہے, اس میں جمعیت علماء اسلام کا اس کے الیکشن کمیشن کو اس پہ یقین کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے اگر وہ اس طرح ہوا ہے. میرا سوال سن لیجئے سر, یہ آج 31 جولائی ہے, آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو, ٹھیک ہے, اور ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ ہماری ٹینشن میں آیا ہے کہ آپ کی کابینہ میں پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ لوگ بھرے پڑے ہیں. ابھی شاہد خٹک کو ہٹائے ANP کا, اور اب مزید آپ کو لکھ کر کہا ہے کہ تمام ایسے لوگ کہ جو آپ کی کابینہ کے ممبر ہیں ان کو نشاندہی کیے, ایسے منسٹرز, ایڈوائزر, اسپیشل اسسٹنٹس کو جو پالیٹکس میں ملوث ہیں اور براہ راست تعلقات رکھتے ہیں, ان کو فارغ کیجئے کیونکہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہو سکتے انڈر آرٹیکل 218 کلاس 3. الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی گمراہ دے رہا ہے, درست ہے. میں کہتی ہوں اللہ اللہ کر کے جاگی تو صحیح ہے. میں الیکشن کمیشن پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا ہوں. اگر میں اس لیے نہیں اٹھاتا ہوں, اگر فرض کریں نگران کیبنٹ میں عبوری حکومت میں ایسے وزراء ہیں جو وہ سیاسی طور پر دخیل ہو رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں بحثت ایک غیر جانبدار وزیر یا مشیر, تو پھر الیکشن کمیشن کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو نوٹس دیں. لیکن اس نگران وزیر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کو چیلنج کر سکتا ہے عدالت میں, وزیر اعلیٰ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پہ چھوڑ دیا ہے کہ خود نشاندہی کر دیں, کہ وہ ثابت کر دے کہ میں نے کہاں مداخلت کی ہے, کہاں سیاست کی ہے. پیپلز پارٹی کے 7, JUIFA کے 9, PMLN کے 4, ANP کے 4, قومی وطن پارٹی کا 1, باپ پارٹی کی 1, 2 ممبر 26 پلس کے اندر سے ایسے ہیں جن کی کوئی پارٹی ایفیلیشن نہیں ہے. مگر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سر, یہ فیک کیسز, گھروں کو ریڈ, یہ چھاپے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مگر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے پولیٹیکل نگران حکومت ہے, وہ اے پولیٹیکل نہیں ہے. یہ مانا جا رہا ہے الیکشن کمیشن دے رہا ہے, درست ہے, 6 ماہ سے سوئی الیکشن کمیشن متحرک ہو گئی ہے. مسئلہ کیا ہے جو آپ بھگتے ہیں؟ جب یہ اپنے کرنے والے کام نہیں کریں گے سر, تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ ادھر جو سرفریت اٹھا چکا ہے دہشت گردی کا, وہ کون قابو میں لائے گا؟ ناظرین, اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پنجاب کا نگران سیٹ اپ ہو یا KPK کا نگران سیٹ اپ ہو, تمام لوگ امپورٹڈ سرکار کے سہولت کار ہیں اور اپنے سیاسی انتقام پورے کرنے کے لیے اور سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے نہ صرف نون لیگ بشمول پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان, تمام چور اور کرپٹ پولیٹیشنز اس نگران سیٹ اپ سے مستفید ہو رہے ہیں اور اپنی من مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں. پنجاب اور KPK کی نگران حکومت کے بعد اس بات میں اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ جو بھی وفاقی نگران حکومت آئے گی وہ بھی امپورٹڈ سرکار کی سہولت کار ہی ہوگی اور وہ حکومت کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوگی. یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی کہ ہم نے چور اور کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں اس بات کا فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ عوام کے مطابق فیصلہ کرے, اور جو انسان ایسا سوچے گا کہ امپورٹڈ سرکار ایسا کر سکتی ہے وہ عقل سے پیدل ہے. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.